जो गुजर गया उस पर पछतावे से बेहतर है कि आने वाले दिनों की अच्छी तैयारी करें। यहाँ से मैं पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने अभी पहली दफा ही सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। इस मुशायरे का ना कभी कोई टिकट था और आज भी कोई टिकट नहीं है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आने वाली हैं। FPR की वजह से लोग नेट में आज नहीं आ सके। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज जनाब जुमे का रोज़ है, उसके बाद वीकेंड आ रहा है, तो बहुत सारे लोग प्लानिंग्स भी कर रहे होंगे कि हमने वीकेंड किस तरह गुजारना है। और आज का दिन भी कोशिश होगी कि जल्दी से घर पहुँचे, काम निपटाएं और फिर आगे की चीज़ें प्लान की जाएं। तो होप सो हम लोग का वीकेंड भी अच्छा गुजरेगा। आज हमारे इस हफ्ते का आखिरी शो है, तो अच्छी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं। कहा यह जाता है कि हम अपना माजी तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाल और मुस्तकबिल आज भी हमारी मुट्ठी में है। तो जो गुजर गया उस पर पछतावे से बेहतर है कि आने वाले दिनों की अच्छी तैयारी करें ताकि हम अपना मुस्तकबिल महफूज कर सकें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए या फिर माजी में हुई हो, सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, ऑल द टाइम एक स्ट्रेस में रहते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अल्लाह पर मामलात को छोड़ देना चाहिए वो ये नहीं सोचते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे कर लूँ तो मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ, अगर ये हो जाए तो ये ना हो जाए। मतलब मुस्तकिल एक दौड़ में लगे रहते हैं, आगे का सोचकर या फिर माजी का सोच कर परेशान होते रहते हैं। हाल आपकी मुट्ठी में है, गो विद द फ्लो होना चाहिए। जो वक्ती तौर पर आपको बेहतर लगता है वो करें, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें और माजी पर किया गया जो भी काम है उस पर पछतावा ना करें, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। पॉजिटिव रहेंगे, अल्लाह पर यकीन रखेंगे तो सब अच्छा होगा। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे। अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। मुल्क भर में बारिशों का सीजन। बलोचिस्तान में छतें और दीवारें गिरने से 15 अम्बात, कई नशेबी इलाके डूब गए। नदी नालों में तुगयानी, कई देहात ज़ेरे आब। गवादर का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजमूई अम्बात 47 तक जा पहुँची। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। पंजाब के 10 अजला में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। लाहौर, कसूर, चकवाल, गुजरात, नारोवाल, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान में उम्मीदवारों की तैयारियां मुकम्मल। क्या नून लीग एक बार फिर सरप्राइज देने को तैयार? पाकिस्तान एयरलाइन फ़्लाइट 544 के हाईजैक करने की कहानी। कौमी जांबाजों की महारत से दहशतगर्दों को नाकाम करने की कोशिश। प्रोग्राम में डायरेक्टर आतिफ अली की डॉक्यूमेंट्री पर बात होगी। और कराची के शहरी हो जाएं तैयार। साकिनान शहर कायद की जानिब से आलमी मुशायरे का एहतमाम। दुनिया भर से मारूफ शायरों की कराची आमद। 20 अप्रैल को सजने वाले मेले का अहवाल आपको लाजमी देंगे। वो लोग जो उर्दू को बहुत अच्छा जानते हैं, जिनको अदब से लगाव है, जो शायरी का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, उनके लिए किसी ट्वीट से कम नहीं होगा ये मुशायरा, जो कि आलमी मुशायरा है और शहर कायद में होने जा रहा है। तो लेट्स सी कैसा रहता है ये मुशायरा, क्या इंतज़ामात इसके किए गए हैं। लाजमी इस पर हम आपको अपडेट भी करेंगे। अभी जनाब कुछ बात करते हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। आज से 21 अप्रैल तक पंजाब में बारिशों की पेशगोई की गई है। लाहौर में मौसम कैसा है, बारिश का क्या इम्कान है, सिचुएशन मुल्क भर में कैसी रहने वाली है, ये जानने के लिए इस वक्त महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, ये 21 अप्रैल तक कहा जा रहा है कि बारिशें मजीद होती रहेंगी, किस नौयत की होंगी ये बारिशें? देखें, बलोचिस्तान में जो हैवी बारिशें थी वो तो उसमें आज से कमी आ जाएगी। लाइट टू मॉडरेट रहेगी शुमाली और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में, यानी कोयटा, कल्लात और खुजदार और ये जो इलाके हैं जिन पे से तो निकल गया है सिस्टम। अच्छा। और जो बहुत शिद्दत की या तेज बारिश चल रही थी बलूचिस्तान में, उसमें आज कदर कमी आ जाएगी। हल्की से दरमियानी बारिश होगी ज्यादातर एरियाज में, लेकिन ऊपर जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें केपी और नॉर्थ पंजाब, इस्लामाबाद से नॉर्थ में जो इलाका है मरी और दूसरे फिर आगे कश्मीर का एरिया, उन एरियाज में रहेगी 2 दिन बारिश, अभी आज का दिन भी और कल का दिन भी। अच्छा। तो जाहिर है किसी किसी जगह में तेज फैल भी है उधर ना। सही।
अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि बड़ा ये ना तेज़ सिलसिला जो कि बारिश का है, नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं, राब्ता सड़कें आपस में मुनक़ता हो गया राब्ता सड़कों का। तो यहाँ पर ये क्या ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था, मालूम था कि इतना हैवी स्पेल आने वाला है, या फिर ये अचानक से जो हुआ है उस पर ज़ाहिर है कोई इंतज़ाम भी नहीं फिर उस तरीके से फिर हो पाया? नहीं, बिल्कुल प्रिडिक्टेड था। आप हमारी जो एडवाइजरी पिछली या फोरकास्ट थी वो निकाल के देखिए तो उसमें लिखा हुआ था कि शुमाली या पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, उसमें अगर 40-50 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए कोई एक आध 2 घंटे में, तो वो फिर जाहिर है पानी जो है वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे ही आता है, तो नदी नालों में तो यानी आ जाती है। तो ये तो पहाड़ी इलाकों की एक तरह से ना रहती है, ड्रॉबैक है उनके साथ। तो फोरकास्ट ठीक है, जो हिली एरियाज हैं उसमें हिल टॉरेंट्स पैदा हो सकते हैं, उसमें फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, और बाकायदा इलाके मेंशन किए गए थे कि बलूचिस्तान के फलां एरियाज में ये चीज़ मुमकिन है। सही। अच्छा, अभी पंजाब की आप क्या सूरत हाल बताएंगे? यहाँ पर गर्मी कब तक मुतवक्के है, ये सिलसिला कब तक थमेगा, यहाँ ये आखिरी स्पेल होगा, उसके बाद जाहिर है फिर आगे मानसून ही है? देखिए, गर्मी अप्रैल के बकिया दिनों में भी कोई खास गर्मी नहीं है। इवन कराची में भी कोई मौसम, धूप तो होगी लेकिन अच्छा मौसम है, कोई 30-32 टेम्परेचर, तो कोई गर्मी इतनी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अप्रैल का 35 होता है। और इसी तरह से चूंकि ये वेव अगले 2 दिन जारी रहेगी, तो इसके इन्फ्लुएंस में हवाएं जो है ना वो समंदरी ही रहेंगी, ज्यादातर इलाकों पर समंदर से होती ऊपर जाएगी, तो यानी मॉइस्ट करंट्स रहेंगी, तो इतनी गर्मी ज्यादा नहीं है। और एक आध 2 दिन के वक्फे के बाद एक और स्पेल है 25-26 को बलूचिस्तान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और अपर सिंध के भी कुछ इलाकों में, सखर लाड़काना वगैरह में, कराची तक नहीं आएगा, राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छी बात सरदार साहब ने ये बताई है कि अप्रैल में ऐसा गर्मी मुतवक्के नहीं है, मौसम मॉडरेट रहेगा, और अभी एक स्पेल और आना है जो कि बलूचिस्तान में है, 25-26 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। तो उसके बाद फिर अल्लाह करे कि सिचुएशन जो है उसको पहले से कंट्रोल करने के लिए इंतजाम भी कर लिए जाएं। पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, और वहाँ पर भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। तो ये एक सिस्टम है जिसने एंट्री दी है, बलूचिस्तान साइड से ही आया, और उसके बाद ये पूरे मुल्क में सर्कुलेट कर रहा है, और हम गैर मामूली बारिशों की सूरत हाल देख रहे हैं। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में ही हम देख रहे हैं कि मौसम की सूरत हाल कुछ वर्स्ट होती जा रही है। अगर तूफ़ान आता है बर्फ़ का तो वो शदीद होता है, बारिशें होती हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इस मौसम में हम देखते थे कि पहले बारिशें इस तरह नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा हो रही हैं। तो ये हमें खैर इस पर क्लाइमेट जो चेंजेस की मामलात हैं, इस पर हर मुल्क में हर हुकूमत को गहरी नज़र रखना होगी, वरना ये मौसम चीज़ें काफ़ी ख़राब करता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ सियासी मौसम की बात करते हैं। तो पंजाब में बताया जा रहा है कि कुछ खबरें ऐसी हैं कि अल्लाह अल्लाह करके आम इंतखाबात तो हो गए थे, मगर 1 से ज़ायद सीटें जीतने वाले जो इजाफी सीटें छोड़ गए, या फिर दीगर वजूहात पर जहाँ सीटें खाली हुई हैं वहाँ अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। 21 अप्रैल को ये इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की रवायत है कि जो मरकज़ में हुकूमत बना लेता है, बकिया इलेक्शन में भी ज़ाहिर है वही कैंडिडेट्स उसी जमात के जीत जाते हैं। तो पंजाब में नंबर 1 कौन है, इस पर हम बात करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पंजाब की नशिस्तें यानी कौमी असम्बली के लिए 3 और पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तों पर ये मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल है, पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। तो क्यों ना इंतखाबी गहमा गहमी का कुछ हाल है वाल जान लेते हैं। तो इस वक्त हमें नवाज लीग से अहमद इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, अब तो चंद रोज़ बाकी हैं, आई थिंक सो आज 19-20 तारीख तो हो गई है, 1-2 दिन का ही बस सब मामला है, उसके बाद इलेक्शन होने जा रहा है। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कैंपेन आपकी कैसी रही है, हल्के में माहौल कैसा है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। तकरीबन 15 घंटे रह गए हैं इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में, क्योंकि आज रात 12 बजे इलेक्शन एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। और जफरवाल में बहुत ताज माहौल है हमारे कैंप में, क्योंकि हम एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। हमारा स्लोगन है अमन, तालीम और तरक्की। क्योंकि जफरवाल के अंदर रवायती तौर पर थाना कचहरी की सियासत पिछले 70 साल बहुत डीप रूटेड है और लोग उससे तंग हैं। तो हमने एक अमन का नारा दिया है। यहाँ पर बहुत सारे जफरवाल मेजॉरिटी रूरल एरिया है और यहाँ पर एजुकेशन का फैसिलिटीज का बड़ा फुकदान है।
तो उस हवाले से हमारा एक तालीम का यहाँ पे नैरेटिव है कि जफरवाल का हर बच्चा बच्ची जिस मर्जी गांव में रहता हो उसका हक है कि उसको 12वीं तक तालीम रियासत दिलवाए और उनका मेंबर बन के प्रोविंशियल असेंबली का ओवर द नेक्स्ट 5 years आई विल इंश्योर कि यहाँ का कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। और ये पूरी तहरीक बन गई है और इतनी बड़ी तहरीक बन गई है कि पीटीआई के भी जो नौजवान हैं, क्योंकि पीटीआई ने टिकट एक ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जो हर इलेक्शन में पार्टीज बदलते रहते हैं। वो 2-3 महीने पहले पीटीआई को बुरा भला कह रहे थे, इस दफा वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। तो एक पूरी मूवमेंट सी बन गई है, एक मल्टी पार्टी मल्टी सेक्ट, यानी कि अहले हदीस, अहले तशी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, एक तरह का बैनुल जमाती मिशन बन गया यहाँ पे हमारा इलेक्शन। एंड वी आर वेरी, आज रात हमारा आखिरी इख्तितामी जलसा है जफरवाल शहर में, और हमारी टीम बहुत इस वक्त चार्ज है। इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि सब कुछ ऑल द बेस्ट का डे भी हो जाए। बेस्ट विशेस फॉर यू। लेकिन अच्छा मुझे बताएगा, मैं ये देख रही हूँ अहमद साहब कि आपके हलके के नौजवानों की गुफ्तगू मैंने सुनी है। ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले हम लोग भी सड़कों पर मौजूद होते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों में पल्स क्या है वो जाने। लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपके फादर ने नारोवाल में जिस तरीके से काम किया है वो चाहते हैं कि जिस जफरवाल को भी वैसा बना दिया जाए। तो तरजीही बुनियादों पर ऐसे कौन से काम हैं जो कि आपके जहन में है कि आप फौरी करेंगे अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि आज 19 अप्रैल है। आज से 2 दिन पहले तक जफरवाल पंजाब की वो वाहिद तहसील थी जहाँ पे फंक्शनल हॉस्पिटल मौजूद नहीं था। 8 फरवरी को हुकूमत आते ही जो सबसे पहला काम मैंने इनिशिएट करवाया कि इस तहसील के हॉस्पिटल को फंक्शनल करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, जफरवाल अब उस लिस्ट से उसका नाम निकल गया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक सरकारी अस्पताल मौजूद है जहाँ पे पूरे तहसील के और इर्द गिर्द के लोग आके अब अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी तरह ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से लाखों लोग बेरुख्तमुल्क आबाद। ये पूरी तहसील में पासपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आप बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तो पासपोर्ट की फैसिलिटी एक आम सी चीज है, लेकिन यहाँ पर रिमोट एरियाज में लोगों को बड़ी तकलीफ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हैप्पी टू शेयर कि विदिन 1 month मार्च में हमने एप्लीकेशन फेडरल गवर्नमेंट को दी। आज से कोई हफ्ता पहले, ईद से चंद दिन पहले जफरवाल के पास वो पासपोर्ट की भी फैसिलिटी आ गई। और मेरी प्रायोरिटीज में ये है कि हमने सड़कें, गलियां, नालियां ये बनती रहती हैं, इनसे इंसान के एक खुशहाली जरूर आ जाती है, सुकून आ जाता है, बट जो फंडामेंटल प्रायोरिटी है कि हमने हेल्थ और एजुकेशन में अपनी तहसील को पंजाब की टॉप 10 तहसील में लेके आना है अगले 5 सालों में। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि लोग अब बड़े बाशऊर हो गए हैं। भले देहात के लोग हों, सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, एक क्लिक पर पता चल जाता है किस जगह पर क्या हो रहा है, कौन पहुंचा, किसने क्या किया। अभी हम लोग अक्सर लोगों को ये गिला करते देखते हैं कि जब इलेक्शन आता है तो अब तो ये डोर टू डोर सियासतदान आते हैं और आके हमसे वोट मांगते हैं, हमें मुतमईन करते हैं। जैसे ही इलेक्शन गुजरता है ये हल्के में मौजूद नहीं होते हैं, अपने घरों में मिलते नहीं हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि बाप के जहन में क्या है? अब जाहिर है वो चीज़ें उस तरह से नहीं रही, अब मामलात सियासी तौर पर काफ़ी बदल गए हैं। तो आप क्या सोच रखते हैं कि आप हल्के में मौजूद होते हैं, आगे भी हल्के में ही रहेंगे? क्या मसरूफियात आपकी इसी किस्म की, या फिर इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं जो आप देख रहे होते हैं और मैनेज करेंगे? फिर देखिए, बात ये है कि मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ और शायद पिछले 6 महीने में मैंने 5 या 6 दफा अपने बच्चों को देखा हो। और जब एक मेंबर असेंबली में इलेक्ट हो जाता है, अगर वो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होता है तो उसकी फराइज में शामिल होता है कि उसने उस असेंबली के इजलास में शिरकत करनी होती है,
उस अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो उसके सारे मामला प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करती है, सारे ऑफिसर्स वहाँ पर होते हैं डिपार्टमेंट के, सीएम के। तो कुदरती सी बात है, अगर तो लोकल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है और होना चाहिए, तो वो तो 100% मुकामी होना चाहिए, उसको तो वहाँ पे हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए। लेकिन जो प्रोविंशियल और नेशनल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि लेजिस्लेशन करनी है, हाउस का एजेंडा, बिजनेस, उसको ना सिर्फ कमेटीज की मीटिंग बल्कि अपने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, फेडरल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना अपने हल्के के लिए। बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से हमने इस मुल्क में एमपीए को भी नाज़िम बना दिए। एमपीए नाज़िम भी है, गली का काम भी वो करा रहा है, नाली का भी वो करा रहा है, बिजली का भी वो करा रहा है, पीने के साफ पानी का भी वो करा रहा है। दिस विल बी वन ऑफ माई की प्रायोरिटीज एज ए लेजिस्लेटर कि अब इस मुल्क में हम लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को बहाल करें, और मेरी पार्टी का भी ये कमिटमेंट है, उसकी मैनिफेस्टो में भी शामिल है। मैं 5 साल इसी जिले का डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहा हूँ, और यहाँ पे 5 साल जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था तो मैं यहाँ दिन रात सुबह शाम 2 के दरमियान मौजूद रह के उनकी खिदमत करता रहा। और हमने पाकिस्तान के अंदर एक अपनी नौयत पहली लोकल गवर्नमेंट चलाई, हमने एसपीजी एजेंडा पहली लोकल गवर्नमेंट थी जिसने अडॉप्ट किया, और फिर हमने लोकल गवर्नमेंट की रेस्टोरेशन की तहरीक यहाँ पे काउंसलर वालों के साथ मिलकर की। तो मैं यहाँ पे आई एम प्रिविलेज्ड दैट माय फादर हैज मेड अ नेम इन पॉलिटिक्स। मैंने अपनी सियासी सफर जो है वो ग्रासरूट से शुरू किया। सही। और अब मैं इसकी दूसरी सीढ़ी ले रहा हूँ, पे चढ़ रहा हूँ कि मैं प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन सीख कर रहा हूँ। अच्छा। हल्के में यकीनन मौजूद रहूंगा, और ये मेरे बावजदाद का हल्का है। यहाँ से मैं पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने अभी पहली दफा ही सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। तो आई हैवंट इनहेरिटेड दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई वर्क हार्ड। मैंने खुद यहाँ पे ताल्लुकात बनाए हैं, मैंने खुद यहाँ पे लोगों को मिलकर इस इलेक्शन में एक टीम खड़ी की है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। सियासत कोई सैर सपाटा या शौकिया चीज नहीं होती कि आप एक इलेक्शन लड़ के उसकी कदर ना करें और उसको छोड़ के चले जाएं। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपको जानने का मौका मिला है कि आप इतना अच्छा विजन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और आपने अपनी जगह बनाई है, हल्के के अवाम आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी जनाब प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। कीप वॉचिंग अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। शहर कायद में दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आलमी मुशायरे का इनेकाद भी हो रहा है, और ये यकीनन एक अच्छी रिवायत भी है। सहरा जाता है साकिनान शहर कायद को, जो कई सालों से अदब की खिदमत में पेश है। कराची में साकिनान शहर कायद के ज़ेर एहतमाम 29वें आलमी मुशायरे के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय कर ली गई है, और इस बार फिर इस मुआशरे में दुनिया भर से इस मुशायरे में आके शिरकत करेंगे। ज़ाहिर है मुआशरे की जो हल्के फुल्के मसाइल हैं उनको हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया जाता है, अपने अंदाज में पेश किया जाता है। और जो लोग शायरी से कुछ ज़ाहिर लगाव रखते हैं उनके लिए तो किसी ट्रीट से कम नहीं होता, वो लाजमी तौर पर शिरकत करते हैं, अदब से मोहब्बत करने वाले इस तरह के मुशायरों में। तो इसी पर बात करने के लिए साकिनान शहर कायद के मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी जमाल अजहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जमाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कहाँ से शोरा शिरकत कर रहे हैं इस मुशायरे में, और किस किस को इनविटेशन भेजा गया है, क्या कितने सेशंस होंगे, क्या माहौल रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं बोल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि उसने हमें मौका दिया मुशायरे के हवाले से बातचीत करने का। मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा अगर चाहें मैं इसका इंट्रोडक्शन में आपको करा दूं कि ये साकिनान शहर कायद का आलमी मुशायरा हम 1989 से कर रहे हैं। सही। तो तकरीबन इस 30-35 साल बरसों में हमने अब तक 28 मुशायरे करा चुके हैं। तो इस साल जो होगा 2024 में ये इस सिलसिले का 24वां मुशायरा होगा। तो हर साल की तरह इस साल भी इस मुशायरे में दुनिया भर से शोरा को मदऊ किया गया है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने नामी गिरामी मशहूर शोरा हैं वो भी शिरकत करेंगे, और जिसमें कैनेडा आई थिंक सो 29वां होगा ना, जब 28 आप करवा चुके हैं। 29
29वां मुशायरा होगा ये। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट और से तमाम शोरा को मदऊ किया गया है। इसमें पिछले बरसों में हम भारत से भी जो शोरा होते थे उनको भी बुलाते हैं, लेकिन जब तक कि वो फाइनल सारे इंतजामात होते हैं तो जब तक मुकम्मल नहीं हो जाते उस वक्त तक हम बताते नहीं हैं, ताकि ये कि पता एक दफ़ा चल जाए और फिर ना हो पाए। तो इस दफ़ा भी कोशिशें जारी हैं इंशाल्लाह हमारी कि हम वहाँ से भी कुछ शोरा को मदऊ कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसमें अज़हर साहब कि आप लोग जो ज़ाहिरा इनविटेशन तो दे रहे हैं, दुनिया भर से आप लोग शोरा को यहाँ पर शिरकत की दावत दे रहे हैं, कितना वक्त पहले आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं? फिर पिछले साल की निस्बत इस साल क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? कितनी बड़ी तादाद में कराची के बासी इस मुशायरे में शिरकत करने वाले हैं? देखिए, ये जब हमने शुरू में ये मुशायरा किया, यानी ज़ाहिर है कि वो लोग जो इसके बानियान में से थे, जिसमें जनाब सफ़ानुल्लाह साहब, अज़हर अब्बास हाशमी साहब, तो उस वक्त तो ये नेशनल स्टेडियम में मुशायरा होता था, तो फुटफॉल जो था तकरीबन 30-35 हज़ार तक होता था। तो वक्त के साथ साथ रिवायात भी तब्दील हुई, चीज़ें भी तब्दील हुई, तो अब भी ये है कि 10,000 से ऊपर लोग इसमें शिरकत करते हैं, 10 से 12,000, और वक्तन फ़वक्तन वो आते और जाते रहते हैं, क्योंकि इसका दौरानिया जो है, हमारी कोशिश होती है कि मुशायरे को हम 8 बजे शुरू कर सकें, रात के 8 बजे शुरू कर सकें, और ये मुशायरा जो है वो सुबह फजर तक चलता है। तो ज़ाहिर है कि इतना लंबा सेशन होता है, तो बाज़ जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उर्दू अदब से और शायरी से, तो वो तो मुकम्मल मुशायरा देख कर ही या सुनकर ही उससे महसूस होकर ही जाते हैं। बाज़ जल्दी चले जाते हैं, बाज़ देर से आते हैं। तो ये एक वक्त में मुकम्मल आने जाने वालों की तादाद कम से कम 12,000 से या 12,000 से ऊपर होती है। 12 से 15 भी कह सकते हैं, 10 से 12,000 भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, अब मैं चाहूँगी जमाल साहब थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि कितने सेशंस रखे गए हैं इसमें, और क्या सिर्फ ज़ाहिर अदब से रिलेटेड तो शायरी ज़ाहिर की ही जाएगी। मैंने इससे पहले कहा था कि जो हैवी मसाइल है ना, भारी मसाइल, इनको हल्के फुल्के अंदाज में शोरा बयान करते हैं, जिससे कि ज़ाहिर है हाईलाइट भी होता है मामला, इश्यूज़ पर बात भी की जाती है। तो क्या माहौल क्या होता है इस सारे मुशायरे के दौरान? कितने सेशंस रखे जाते हैं? किस किस नुक्ते पर बात होती है? कुछ थोड़ा सा बताएंगे लोगों की तवज्जो के लिए? जी, इसमें देखें, मुशायरा जो है ना, ये एक ही सेशन होता है। अच्छा। देखें, इसमें कम से कम इस दफ़ा भी 45 शोरा मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि वो 8 बजे तो हम कहते हैं, लेकिन 9 बजे तक वो मैक्सिमम मुशायरा शुरू हो जाता है और फजर तक रहता है। सबको कुछ थोड़ा सा वक्त दिया जाता है, जिसमें ज़ाहिर सीनियर शोरा भी हैं और नए नौजवान शोरा भी हैं, और उसमें मौज़ूआत का एक लामुतनाही सिलसिला है। आप जो भी मौजू लें, चाहे वो इल्म अदब हो, चाहे सियासत हो, या और कोई मौजू हो, साइंस तक की मौजूआत पे मुख्तलिफ शायरी हमने देखी है और हुई भी है पिछले मुशायरों के अंदर। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि दौरे जदीद से लेके तमाम जितनी भी ये थी कि आपने सेशन के हवाले से एक बात ही, उसमें एक मैं इजाफा करना चाहूँगा, अगर आप कुछ कहना चाह रही। तो जमाल से ये भी बताइएगा कि जैसे आप लोगों ने इंटरनेशनली भी शोरा को दावत दी है कि वो आए इस मुशायरे में आकर शिरकत करें, तो पिछले साल की निस्बत इस साल वो कौन से नए चेहरे होंगे, वो कौन से शायर होंगे जो कि पहले इस मुशायरे का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार ख़ास बात है कि वो भी शिरकत करने वाले हैं? देखिए, जो असातिज़ा हैं, जो सीनियर शोरा हैं, वो तो मोरलेस वही होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि नए शोरा को इसमें हम शामिल कर सकें। इसके लिए हम एक कोशिश करते हैं, पिछले 2-3 बरस से वो कोशिश जारी है कि हम नौजवान शोरा को इसमें मौका दें। इस सिलसिले में जो हमारी तैयारी होती है, तो उसमें हम 2 महीने पहले एक नौजवानों का मुशायरा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान शोरा हमें रुजू कर रहे होते हैं और चाहते ये हैं कि किसी तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं कि मुशायरा है और बहुत सारे लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है। तो हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पिछले 2 बरसों से ये करते हैं कि हम एक मुशायरा रखते हैं, जिसमें हम तमाम तो नहीं, लेकिन कुछ शोरा को, जैसे इस दफ़ा भी हमने 40 नए शोरा को मदऊ किया, जिनमें से हमने तकरीबन 2 से 3 शोरा को उसमें से सेलेक्ट किया हम,
और उसके बाद उसको इस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ाएंगे। अच्छा, इस जो नौजवानों का मुशायरा है, इसकी सबसे अहम बात और बड़ी खूबसूरती की बात, उनको भी हैरानी हुई जो पढ़ने आए, कि इसके सामने जो थे तमाम सीनियर शोरा थे, जैसे कि डॉक्टर पीरजादा कासिम थे, डॉक्टर प्रोफेसर सैर अंसारी थे, शामी साहब थे, और इस तरह के बाकी लोग जो थे वो इस मुशायरे का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कोई अपना शेर नहीं सुनाया, वो सिर्फ इन नौजवान शोरा को सुन रहे थे और उसी में से उन्होंने कुछ सेलेक्ट करके हमें दिए कि भाई ये शोरा हैं कि जिनको आप अपने प्लेटफॉर्म से साकिनाने शहर कायद के प्लेटफॉर्म से आप उन्हें पढ़वाइए। तो पिछले 2 बरस से हम ये कोशिश है ताकि उनको भी हम उनकी रहनुमाई भी कर सकें और उनको एक कॉन्फिडेंस दे सकें कि इतने बड़े मुशायरे में कैसे उनको नाम भी हो और ज़ाहिर पढ़ा भी कैसे जाता है, क्या सिलसिला रहता है। सही। अच्छा, अब जमाल साहब ये भी बताइएगा कि मैंने ये भी देखा है कि इस तरह के मुशायरों में कुछ शायर अपनी किताबों की भी रोनुमाई करते हैं, जो किताबें उनकी तरफ से लिखी जाती हैं वो ज़ाहिर है उसकी रोनुमाई होती है, तो ऐसा भी कुछ होने जा रहा है? नहीं, इसका हम बाकायदा ऐलान तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई चाहे तो वहाँ मौजूद सीनियर शोरा को अपनी किताबें पेश करते हैं ज़रूर लोग, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि वो उनको मौका मिलता है सीनियर शोरा से मिलने का और सीनियर दीगर अदबी हवालों से लोगों से मिलने का, तो वहाँ उसको पेश करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से इसको बाकायदगी के साथ अभी नहीं किया जा रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को भी रखें, लेकिन इसमें हमें इतना मौका, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम ये इस सिलसिले को बाकायदगी के साथ कर सकें। होता ज़रूर है, नए शोरा अपनी किताबें पेश करते हैं और उनसे सलाह भी मांगते हैं, लेकिन ये कि बाकायदगी के साथ हम इसका ऐलान नहीं करते। आपको साथ साथ बताता चलूँ, इनके इंतजामात के हवाले से अगर आप चाहती हैं तो मैं बता दूँ, ताकि ये आपके प्लेटफॉर्म से, बोल के प्लेटफॉर्म से, बोल के चैनल से लोगों को पता चल सके। ये 2-3 बातें हैं जो हमसे गाहे बगाहे पूछी जाती हैं, ख़ासतौर से जो सामीन हैं वो पूछते हैं कि इसका टिकट कितने का, इसके पासेस कहाँ से मिलेंगे। तो बोल के प्लेटफॉर्म से मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता दूं कि इस मुशायरे का ना कभी कोई टिकट था और आज भी कोई टिकट नहीं है, ना ही कोई पास है इसका। आप सिर्फ अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड लाइए, वो भी हम इसलिए रखते हैं कि ज़ाहिर है कि शनाख्ती कार्ड तो वैसे ही हर शख्स के पास होता है, एक सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के मुशायरागाह में मुशायरे को लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने तभी आपसे ये सवाल नहीं किया क्योंकि इस तरह के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ज़ाहिर है आप लोगों की काविशें हैं, आप लोग चाहते हैं कि इनको पजीराई मिले, हमारी ज़ुबान को पजीराई मिले, तो ज़ाहिर है इस पर टिकट तो नहीं रखा जाता। तो आपने अच्छा किया कि जो लोग नहीं जानते उनको भी मालूम हो गया है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे इस हवाले से भी जमाल साहब बताइएगा कि क्या वजह है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स तो मौजूद हैं, लेकिन मुशायरों का इनेकाद मेरा तो ख्याल है कि हर दूसरे तीसरे महीने होना चाहिए। हमारी ज़ुबान है उर्दू और शायरी से ज़ाहिर है जो लोग ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, उनके लिए तो ट्रीट से कम नहीं है, होते रहने चाहिए। क्यों इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते? कुछ इस हवाले से आपकी राय क्या है? जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। ज़रूर, बिल्कुल ज़ाहिर है कि ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए ये मुशायरे ज़रूर होने चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं, हम पे भी बहुत दबाव है इस वक्त कि आप सिर्फ साल में एक बार ये मुशायरा क्यों करते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है कि उसके फ़ंड्स हैं, उसके तमाम इंतज़ामात हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम हर तीसरे महीने नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम ज़ेली मुशायरे कर सकते हैं। उसके लिए अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं खुद जियोलॉजिस्ट हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, तो अपना वक्त निकाल के मैं इसमें काम करता हूँ। मेरी टीम के बाकी लोग, जैसे महमूद अहमद खान इसके सरपरस्त आला हैं और वो इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में सारा वक्त लगे रहते हैं। उनकी टीम के तमाम लोग अपने अपने जॉब से और बिजनेस से टाइम निकाल के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके लिए भी हमें कम से कम 2 से 3 महीने दरकार होते हैं, तब जाके ये प्लेटफॉर्म खड़ा होता है और ये सब कुछ आप जो देखती हैं मुशायरा, उसकी ये उन तमाम लोगों को और हमारी टीम का और महमूद अहमद खान साहब की तमाम मेहनतों और काविशों का है। तो बहरहाल कोशिश हमारी है। आप तो जमाल साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है। सही। अच्छा जमाल साहब, फंड्स फिर आप लोग कैसे जनरेट करते हैं जिससे फिर ये सब कुछ ज़ाहिर है एहतमाम हो पाता है? जी, फंड्स जो यकीन इसमें जो है कि जो उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं, इन मुशायरों को चाहते हैं कि इस शहर में इस किस्म के प्रोग्राम होते रहें, तो ये हमारे जो टीम के अरकान हैं
वो खुद अपने पास से और मुख्तलिफ मुखैर हज़रात हैं जो ज़ाहिर है कि हमें कुछ फंड्स देते हैं, जिसकी वजह से हम ये मुशायरा अरेंज कर पड़े, क्योंकि अकेले तो हम करते नहीं हैं, ना हमारे पास किसी ऐसी गवर्नमेंट का या किसी इदारे का कोई फंडिंग होती है। तो हम आपस में ही साल भर काविशों के बाद ये फंड इकट्ठा करके ये मुशायरा तरतीब देते हैं। सही। अच्छा, एक आखिरी बात आपसे पूछूंगी कि वो नए शोरा जो कि आते हैं इस प्लेटफॉर्म से, जाहिर है कोशिश करते हैं कि उनको भी कुछ रिकग्निशन मिले, क्या कोई इनाम भी उनके लिए रखा जाता है, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, या फिर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है? जी, उसमें है होता तो है, लेकिन जाहिर है कि उस तरीके से नहीं कि जैसे बाकायदा ऐलान करके दिया जाए, लेकिन ये कि हम उनको थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह सराहा जाए। ये कोशिश हमारी बरसों से जारी है और हम करते भी रहेंगे। जितना हमारे पास फंड्स होते हैं उसी में से सारे सब कुछ अरेंज करना होता है। सही। बहुत शुक्रिया आपका जमाल अज़हर साहब, आप हमारे में और आपने इस हवाले से हमें बताया है। और वो लोग जो चाहते हैं कि वो लुत्फ़अंदोज़ हों शायरी से, तो वो ज़रूर इस मुशायरे में जाएँ। 29वां आलमी ये मुशायरा होने जा रहा है और जो शगफ़ रखते हैं वो तो लाजमी जाएंगे, ज़ाहिर है वो इस तरह के कोई मौके छोड़ते नहीं हैं, विद फैमिली जाते हैं और खूब महसूस होकर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अभी मैं जनाब कुछ बात करूँगी कि कहाँ हैदराबाद, सिंध और कहाँ भारतीय गुजरात। सालों पहले कौमी एयरलाइन की एक परवाज़ फ़्लाइट 544 को दहशतगर्दों ने हाईजैक किया और पायलट को जहाज़ भारत ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन हमारे जांबाजों ने इंतहाई महारत से ऐसी प्लानिंग की कि जहाज़ पाकिस्तान के अंदर लैंड भी हो गया और हाईजैकर्स इस खुशफहमी में रहे कि जहाज़ भारत पहुंच गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, इसके पीछे मकासद क्या थे, ये पूरी कहानी सुनने के लिए आपको हमारे पाकिस्तानी डायरेक्टर सैयद आतिफ अली की न्यू डॉक्यूमेंट्री फ्लाइट नंबर 544 देखना पड़ेगी, क्योंकि आतिफ जब भी जो भी काम करते हैं कमाल करते हैं। अब उनकी ये नई डॉक्यूमेंट्री, इसमें मज़ीद क्या है, इसकी तैयारी कैसे हुई, आज माशाल्लाह से ये रिलीज़ होने जा रही है। खैर इस पर हमें आतिफ साहब बताएंगे कि कितनी मेहनत हुई, कितना वक्त लगा, कैसे ये सब कुछ किया गया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आतिफ साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने आपको ट्रेलर दिखाया था फ़्लाइट 544, जिसमें कि हमने देखा कौमी जांबाजों ने किस महारत के साथ दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बनाया। लैंडिंग भी पाकिस्तान में हुई और वो बेवकूफ़ ये सोचते रहे कि शायद हम भारत पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ज़ाहिर है जो हमारे हीरोज़ की कुर्बानी थी या फिर ज़ाहिर है उनकी स्किल्स थी, दुनिया को पता चलना चाहिए, हमारी आज की जनरेशन को पता चलना चाहिए किस महारत के साथ उस कोशिश को नाकाम बनाया गया था। तो इस पर एफर्ट्स किए सैयद आतिफ अली साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं इस डॉक्यूमेंट्री के। उनको मैं वेलकम करूँगी। थैंक यू सो मच आतिफ साहब फॉर योर टाइम, और होप सो आप चाय एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत बातें हमने ऑफ कैम भी की हैं, बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला आतिफ साहब से। आतिफ साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त काम मैंने टीज़र में देखा है जो आप लोगों ने किया है। ये कितना वक्त लगा, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, और इस स्टोरी को हाईलाइट करने की वजह क्या थी? अच्छा, सबसे पहले तो एक दो बोल का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया हमें ये बताने की चीज़ों को। एक है रावा स्टूडियोज़ और रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। एक इदारा है जो पिछले 3-3.5 साल से बहुत संजीदगी के साथ पाकिस्तान के वो वाक़यात, वो कहानियाँ सुना रहा है जो लोगों को नहीं पता थी। यानी इन्होंने 1971 के ऊपर पूरी एक सीरीज़ है, 4-5 एपिसोड्स की हमारी, झोर के नाम से। झोर बंगाली वर्ड है, इसका मतलब है तूफ़ान। तो वो बनाए, वो पाकिस्तान का नरेटिव, क्योंकि बड़े कन्फ्यूजन है 71 के उसमें, तो हमने बड़ा खुल के बता के कि क्या क्या हुआ था, क्या सच्चाई है, क्या प्रोपेगेंडा है। तो वो उसको वो बनाई। उसके बाद डांसिंग गर्ल है एक, मंजू दाड़ से, जो कांसी का मुजस्समा था जो इंडिया के पास है, क्योंकि हमारा हक है, वो उस पर बनाई। फिर रोशन खान साहब, जहांगीर खान के जो वाले थे, उनकी जद्दोजहद बड़ी थी, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी, यानी वो कराची के फुटपाथ पे सोए, वो ऐसी ज़िंदगी थी उनकी। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात यह है कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आप माशाल्लाह उन टॉपिक्स को चूज़ कर रहे हैं कि जिससे कि ना ज़रूरत भी है कि हमें मालूम हो, बताने की, समझाने की। पाकिस्तान जो इस मकाम पे पहुँच रहा है, उस हवाले से जो पहुँचा है कि नाम रोशन किए हैं। स्क्वाश में हम लोग नंबर 1 थे, दूसरे मौज़ूआत में हमारे ड्रामे दुनिया भर में, इवन इंडिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। तो उसके पीछे क्या लगन, क्या मेहनत थी,
ये बताना चाहते हैं आज की जो जनरेशन को। बल्कि अभी ऑफ कैम जब हम बात कर रहे थे, मैं रिवील नहीं करूंगी, लेकिन आपने मुझे 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बताई जिन पे आप काम कर रहे हैं और मुझे वाकई उनमें से 1-2 का नहीं पता था। तो जाहिर है कि ये चीज़ें पता चलनी चाहिए और लोगों को देखनी भी चाहिए। क्या वजह है कि लोगों का इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज में वैसे नहीं है? पता नहीं क्यों, शायद सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही देखते हैं। नहीं अभी देखिए ये मतलब क्यों, ये मतलब ये हमारी एक सोच प्रिवेल करती है कि जी वो रोमांटिक सीन, लड़का लड़की मोहब्बत, लड़का लेके चला गया, घर वाले नहीं मान रहे, ऐसी मूवीज को या फीचर फिल्म्स को लोग बहुत पसंद करेंगे। डॉक्यूमेंट्रीज ना बनाने का उसका रुझान है ना देखने का। देखिए वो है फिक्शन है सारा। हाँ। ये नॉन फिक्शन होता है डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज का मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि एक वाक़े को डॉक्यूमेंट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, बताया जाए कि एक हक़ाइक़ क्या थे, उसके लेफ्ट राइट जितने जो चीज़ें हो रही थी उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया जाए। और उसको इस तरीके से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे ये फ्लाइट 544 है, अगर हम इसको इसी तरह बता देते सिर्फ पिक्चर्स के साथ या वॉइस ओवर के साथ इस तरह, तो लोगों को लगता वो इसको हमने रीमेकमेंट किया पूरा। बिल्कुल वो पूरा जहाज़ जो फोकर था वो थैंक्स टू PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी और ASF, यानी ये PK 544 है जी। तो उन्होंने वो जहाज़ हमें प्रोवाइड किया पर। तो वहाँ पर हमें 2 रातों की शूट थी हमारी, तो उसमें हमने रंग करवाया। पुराना जहाज़ था ये, उसीता सा, सीट रेटिंग भी ख़राब थी, अंदर से हालत बहुत बुरी थी, उसको ठीक कराया, थोड़ा कलर वलर करवाया। तो ये पूरा जो क्रेडिट जाता है, तो ये रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं जो ये कर रहे हैं, वो कोई मुनाफा या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन अवेयरनेस देने के लिए कि पाकिस्तानी हैं तो कुछ तो इस माशरे को दें अपनी तरफ से। सही बात है। तो वो एक कोशिश है जो हम ये कर रहे हैं। और ये जो आज इसका प्रीमियर भी है, आज रात को जो सिनेमा है तारिक रोड पे अरीना, तो वहाँ पर आपको चाहूँगा कि आप आइए। इंशाल्लाह लाजमी पूरी कोशिश होगी। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि जब आपने इस पर काम शुरू किया, जो कास्ट आपने इसमें ली वो आपने किस तरह चूज़ की, और फिर दूसरा अगर जाहिर है इसको जब बनाया आपने होगा, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे कि जो बड़े मेमोरेबल रहेंगे, जो आपको कभी भूलेंगे नहीं। मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन के साथ वो भी शेयर करें। अच्छा, एक तो ये हुआ था कि कास्ट हमने किया था कि जब ये सारे बड़े हीरोज़ जो हमारे हैं, क्या कहते हैं, उस्मान अनवर साहब हैं, IG पंजाब जो हैं, और इसके बाद जो हैं गोचानी साहब हैं, और ये क्या सुहेल अकबर शाह साहब हैं, इनकी पुरानी पिक्चर्स देखी हमने पहले। अच्छा जी। उसके बाद हमने जूनियर आर्टिस्ट जो हैं उनको देखा, कुछ लोगों से मिले, बुलाया उनको, जो करीब करीब थे ना, तो हमने फिर उनको कास्ट किया। अच्छा। एक तो कि वो आए, रिजम्बलेंस आए ज़्यादा, और फोकस भी ज़्यादा हमने नहीं किया, वो ये जिसको शूट किया गया है वो उसी हवाले से किया गया। अच्छा, कोशिश यही होती है कि जो ज़ाहिरा जो हकीकत में था कुछ रिजेम्बलेंस एटलीस्ट उससे हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फैक्ट बेस्ड है। हाँ। तो वही चीज़ें वो जो हमें लगे कि हाँ यार वाकई ऐसा लग रहा है। और एक वाकया ये हुआ था कि जहाज़ की जब हमें इजाज़त मिल गई कि आप इस पर काम कर सकते हैं, तो पूरी टीम हमारी जो दूसरे से कलर वलर डाले, वो बच्चे सब अंदर काम कर रहे थे, तो जहाज़ इतना बोसीदा था कि वो सीधा जो खड़ा हुआ था वो यूं ऊपर हो गया, सब घबरा गए हुआ गया। तो फिर अब पता लगा कि उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो फिर हमने स्टूल रखा नीचे। अच्छा। उसको टिकाया जहाज़ को। तो मैंने फिर अपने जो टीम को कहा, मैंने कहा ये जहाज़ के अंदर हम लोग चले गए ना, तो जहाज़ की भी कोई रूह है अंदर। तो उसने कहा लोग आ गए, चलो फ्लाई करो। अच्छा, वैसे ये वो जहाज़ तो नहीं है जो हम कराची एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं कि खड़ा एक नहीं, वो तो नहीं है। नहीं, ओरिजिनल फोकर है। अच्छा, ओरिजिनल फोकर था जो एक ही खड़ा हुआ यहाँ पर था, और वो उस हालत में था कि है स्क्रैप नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा, ठीक है। तो वो हमें मिला था, तो उस पर कलर वलर करवा के हमने उसको नया ऐसा किया। चलिए, उसमें भी कुछ जान पड़ गई होगी। जी, उसमें भी जान पड़ गई, एक दफा फिर जिंदा हुआ वो। चले जी, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी आतिफ साहब, मैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात कर रही थी, पाकिस्तान में जो फिल्म मेकर्स हैं वो क्या वजह है कि अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ को बाहर ही शोकेस करते हैं? पाकिस्तान में क्यों ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि जिसमें उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ को शोकेस किया जाए, कि बाहर के लोग भी आएँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ को शोकेस करने के लिए? हम क्यों पीछे? देखिए, हम जो रावा इसी की तरफ आगे बढ़ रहा है कि हम जो चाह रहे हैं कि रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के नाम से यूट्यूब पे चैनल है हमारा। सही। हम अपलोड करते हैं। ठीक है। अब हमने ये किया कि लोगों को अवेयरनेस हो ज़्यादा इस चीज़ की जी। तो हमने फिर ये किया है कि आज इसका प्रीमियर रख लिया, स्क्रीनिंग की। ठीक है। और मीडिया से लोगों को बुलाया, सबको, ज़्यादातर लोगों को आइए देखिए कि एक काम भी हो रहा है, तो इस काम को भी ज़रा वो आगे बढ़ाइए, इसको देखिए, ज़ाहिर है इसको पज़ीराई मिलनी चाहिए इसको। तो ये हम एक कोशिश तो कर रहे हैं करने की। और फिर जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें दिन ब दिन लोग आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, ये ज़ाहिर है आप लोगों की एफर्ट्स ही हैं जो कि इस इंडस्ट्री को आगे प्रमोट भी करेंगे, लोगों को अच्छी चीज़ें देखने की आदत भी होगी। फाइनली अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से फ्लाइट 544 कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं।
हाँ, बस मैं ये कहूँगा कि इसके हम जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, अपनी रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ उसको सब्सक्राइब कीजिए, जाके देखिए। वहाँ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो हमने जो बना चुके हैं, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आने वाली हैं। इसके बाद इकबाल मसीह के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम, वो देखें। तो आप जाके उसको करें, हौसला अफजाई करें हमारी कि जो हम काम कर रहे हैं, जो ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, पाकिस्तान का अच्छा चेहरा सामने आए। चलिए जी, ज़बरदस्त। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी ही करेंगे जो अच्छा काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आतिफ साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अब जनाब एक और बड़ा अहम इशू है जिस पर हम बात करेंगे, और हेल्थ रिलेटेड इशू है, क्योंकि आपको पता है कि कराची में बेचारे लोग जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत को बेहतर करने की कोशिश तो होती है, लेकिन बेशतर सड़कें अभी भी ऐसी मौजूद हैं कि जहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, और छोटे बड़े गड्ढे होते हैं, बाज़-औक़ात पता भी नहीं होता, और इतना ढस करके उसमें बाइक या गाड़ी लगती है कि आपकी कमर की दर्द निकल जाती है, और बस फिर आपको काफ़ी दिन तक याद रहता है कि मैं वहाँ से गुजरा था और बस पता नहीं चला, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो खैर, ये खुद ही ठीक हो जाए वाला जो मामला है ना, ये आई थिंक सो हर पाकिस्तानी की सोच है। पता नहीं क्यों हम लोग, सिस्टम एक ऐसा है, कोशिश करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन ही पे काम चल जाए, यहाँ पे कुछ सिकाई कर लें, कोई थोड़ी सी आइसिंग हो जाए, खुद ही घर में को बाम लगा लिया तो मामला ना हल हो जाएंगे। और फिर वो मामला जो कि शायद अंदर से तो नहीं आपको मालूम क्या चल रहा है, बड़ा हो, और वो लापरवाही के साथ, वक्त के साथ साथ तो फिर वो मुस्तकिल आपको वो कमर दर्द का शिकार रहते हैं। एक वबाई सूरत हाल ये इख्तियार कर चुका है, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की मैं कहूँगी ये सूरत हाल है। तो आज मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कि हमें इस हवाले से गाइड करेंगे, बताएंगे। न्यूरोस्पाइन सर्जन है, IMC हॉस्पिटल DHA में मौजूद होते हैं डॉक्टर अम्मार अनवर साहब, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम सरिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैंने अभी पूरी तमहीद बांधी है और पूरा बताया है, वो कौन से सिम्टम्स हैं कि जिन पे हमें अपने कमर दर्द को या स्पाइन की किसी भी इंजरी को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि भाई हाँ किसी डॉक्टर को दिखाना है, अदरवाइज ऐसे ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। वो सिम्टम्स ज़रा मुझे बता दें। सरिश, जो आज आपने पॉइंट रेज किया है, जो हाईलाइट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे एस्पेक्ट है जो कि ओवरलुक्ड है, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, और लोग लाइल्मी की वजह से अपनी बीमारी बढ़ाते रहते हैं। सही। अच्छा, प्रॉब्लम इस पे ये होता है कि जब कमर दर्द, आपने क्वेश्चन इस पे ये रेज किया कमर दर्द के हवाले से, तो जब कमर दर्द स्टार्ट होता है, अगर तो कमर दर्द आपका इनिशियल मेडिकेशन से और बेड रेस्ट से फौरी तौर पर ठीक हो रहा है और दोबारा वापस नहीं आ रहा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कमर दर्द मुसलसल परसिस्ट कर रहा है और कुछ अरसे एहतियात के बावजूद परसिस्ट कर रहा है, दवा के बावजूद परसिस्ट कर रहा है, तो फिर आपको स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आती हूँ उन प्रॉब्लम्स पे जो कि हम लोग आम तौर पर सुनते हैं अक्सर लोगों से, जो छोटी मोटी गलतियों से हमें दर्द शुरू हो जाता है। जैसे हमने कोई वज़नी चीज़ उठा ली तो अक्सर हम एक आम ज़ुबान में सुनते हैं जी मुझे चुक पड़ गई है, और दूसरा शैटिका पेन, जिसका हम बहुत सुनते हैं कि जी मुझे शैटिका की प्रॉब्लम है, ये बस छिड़ जाए तो बस फिर मुझसे नहीं काम होता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं लेट नहीं सकता। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, शैटिका का पेन हो गया या चुक पड़ गई, ये वैसे तो आम है, लेकिन क्या ये भी बेड रेस्ट से तो जाने वाली नहीं है, ट्रीटेबल होती हैं और इनका भी प्रॉपर और फौरी इलाज कराना ज़रूरी होता है? देखिए, जो शैटिका पेन होता है, शैटिका होता है इसलिए कि आपकी शैटिक नर्व की सोजिश होती है। शैटिक नर्व जो होती है वो हराम मगज से निकल रही होती है। सही। पहले आप समझेंगे इसका काम क्या होता है, फिर हम इसके इलाज पे बात करते हैं। आपने जो भी आपने काम करना है, आपने एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना है, अपने पाँव की मूवमेंट करनी है, तो ये चीज़ आप अपने सोचते हैं दिमाग में, दिमाग से ये चीज़ ट्रांसमिट होती है हराम मगज में, हराम मगज से ये चीज़ जाती है आपके पाँव में। ये ऐसे ही होता है कि जैसे वापडा से बिजली बन रही है, बिजली बन के आपके ट्रांसफार्मर तक आ रही है, ट्रांसफार्मर से तारें निकल के घरों को सप्लाई कर रही हैं। सही। वापडा जो है वो आपका ब्रेन है इस केस में, ट्रांसफार्मर आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो तारें आपके घरों में जा रही हैं वो नर्व्स हैं। शैटिक नर्व जो होती है वो 3 रूट से अराइज करती है, किसी एक नर्व रूट पे भी अगर गड़बड़ हो तो वो जो होता है आपको ये सिम्टम्स आते हैं। इसको यूँ समझ लें कि शॉर्ट सर्किट होता है। सही। अच्छा, मैं आई होप कि मैं आसान वर्ड्स में इन्हें बता रहा हूँ। जी।
आप क्वेश्चन पूछने वाले थे कोई? जी अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप कंप्लीट करेंगे कुछ आवाज़, क्योंकि चूंकि हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं तो थोड़ा सा गैप आता है आप तक मेरी बात पहुंचने में और मेरी आप तक। अच्छा मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा डॉक्टर साहब, हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोगों का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, हमारे जो सोने के एंगल्स हैं वो बहुत अजीब होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल उल्टा सोते हैं, कुछ लोग ज़ाहिर है साइड पर सोते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। अक्सर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कोशिश करें कि सीधा सोएं। तो अगर हम अपनी स्पाइन की हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि हमें आगे चलकर बुढ़ापे में कमर की प्रॉब्लम ना हो, तो वो बेहतर पोजीशन क्या है जिसमें सोना चाहिए? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा ही नहीं होता। आपने अगर अपनी स्पाइन केयर करनी है, अप्रोप्रिएट पोजीशन पे सोना है, तो आपको हार्ड मैट्रेस पे सोना होगा। पुराने वक्तों में होता ये था कि एक फटा होता था, उसके ऊपर एक तलाई बिछाई होती थी पतली सी, और उसके ऊपर लोग सोते थे, किसी को स्पाइन का मसला नहीं होता था। फिर उसके बाद आगे मैट्रेस आ गए जो फोम मैट्रेस थे, लोगों ने वो यूज़ करना शुरू किया और उस पर देखा गया कि स्पाइन के इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। अब सारे के सारे हार्ड मैट्रेस पे दोबारा वापस आ रहे हैं। जब आपने सोना हो तो आपने चारपाई पे नहीं सोना, चारपाई पे सोएंगे तो आपको पेन रहेगा, आपने हार्ड मैट्रेस पे सोना है, सोते हुए छोटा तकिया इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको गर्दन दर्द होगा। सही। अच्छा इसमें डॉक्टर दूसरी चीज जो इस पे आपने शो के शुरू में एक पॉइंट रेज किया था, आपने बाइक से रिलेटेड और खड्डों से रिलेटेड बात की थी। बाइक राइडर्स जितने भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे जो पाकिस्तान में इस वक्त बाइक्स आ रहे हैं उनकी सस्पेंशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, आप हाई स्पीड पे उन्हें नहीं चला सकते। उनको अगर आपने चलाना है तो 30-40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाएं और सामने खड्डा देखें तो बाइक को स्लो कर लें, क्योंकि जब बाइक खड्डे पे लगता है तो आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और एक या दो दफ़ा ऐसे हो तो आपकी डिस्क रप्चर हो जाती है, और जब डिस्क रप्चर होती है तो फिर आपकी कमर में दर्द स्टार्ट होता है और फिर वो ठीक कोई नहीं होता। क्योंकि जब डिस्क एक दफ़ा बाहर निकल आए तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपके बाइक का टायर पंक्चर हो गया, जब तक आप उसे पंक्चर नहीं लगवाएंगे उसको आप चलाते रहेंगे, वो आपको तंग करता रहेगा। सेम इज़ द केस हियर कि डिस्क फट के बाहर आ जाती है तो इनिशियल केसेस में आपको बेड रेस्ट करना होता है, अपने वेट को कंट्रोल करना होता है, एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना होता है। फिर अगर ठीक नहीं होता तो फिर आपको फिजियोथेरेपी करानी होती है, और उसके बावजूद अगर आप ठीक नहीं होते, टांग में मुसलसल दर्द रहता है, टांग सुन्न होती है, पाँव की कमज़ोरी होती है, पेशाब या पखाने पे कंट्रोल लॉस होता है, और मर्दों के अंदर अगर मर्दाना कमज़ोरी हो रही है तो फिर आपको न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। सही, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि चूंकि ज़ाहिर है हमारा जो फोकस है वो कमर दर्द है, वो भले किसी भी वजह से हो। अभी आपने डिस्क रप्चर की बात की है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और सुने हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि अगर किसी को अचानक से पैरालाइज का अटैक हुआ है, अगर आपने उस वक्त फौरी तौर पर बर वक्त मरीज़ को नहीं पहुंचाया ऐसी जगह पर जहां पर उसको जो भी उसका ट्रीटमेंट है फौरी इमीडिएटली नहीं मिलता, तो बस फिर वो वक्त ही होता है, कुछ मिनट्स ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो गुजर जाए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आप फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं, आपको रिलीफ नहीं मिलता, आप जितने भी इलाज करा लें। क्या ये मिथ है या फिर ये वाकई ऐसा है? ये एब्सोल्युटली फैक्ट है, ये मिथ नहीं है। देयर इज़ अ गोल्डन पीरियड, इट वेरीज फ्रॉम डिजीज़ टू डिजीज़। अगर आप फॉलेज की बात करें तो आपके पास 6 से 12 घंटे का टाइम होता है, 6 घंटे का गोल्डन पीरियड होता है। अगर आप ये इसी तरह है कि एक बंदे को दिल का दौरा पड़ा है और आप फौरी तौर पे अस्पताल लेके नहीं गए तो रास्ते में मर जाता है, ठीक है, दिस इज़ द सेम केस। इसमें स्ट्रोक होता है तो इसे आप दिमाग का दौरा समझें। अगर आपके पाँव में कमजोरी हो रही है, फुट ड्रॉप हो रहा है, या पेशाब पखाने का कंट्रोल लॉस हो रहा है, तो कॉडा इक्वाना सिंड्रोम है, ये स्पाइन पे आपके अटैक हुआ है। नहीं तो डॉक्टर साहब इसमें ये बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत सारे लोग जिनको जब अचानक से पैरालाइज होता है तो ऑब्वियसली आई थिंक सो मेरा राब्ता 2M में चाहूँगी फिर से राब्ता बहाल किया जाए ताकि मैं डॉक्टर साहब से ही पूछूं, क्योंकि ये वाकई ये मिथ है जो कि लोगों ने भी इस किस्म की एक बनाई हुई है। ज़ाहिर है नहीं पता चलता ना एकदम कि पता नहीं क्या हो गया, अगर मुझे पैरालाइज का अटैक आया है तो ये शायद मैं वैसे ही मुझे फील हो रहा है कि मेरी टांग सुन्न हो गई है। आम तौर पर हमारा कभी पाँव सुन्न हो जाता है, कभी हाथ सुन्न हो जाता है, कभी टांग, कभी बाजू, तो लोग एकदम समझ नहीं पाते हैं। तो इस पर डॉक्टर साहब बताएंगे, उन्होंने ये तो फैक्ट क्लियर कर दिया कि वाकई कुछ आर्ज होते हैं, उसके बाद वो इलाज मुमकिन उस तरह से नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब हम आम रूटीन में ये फील करते हैं कभी गलत पोजीशन में सोने पर हमारी टांग या बाजू या हाथ सुन्न हो जाता है, तो उस वक्त तो पेशेंट एकदम से यही समझता है कि शायद ये वक्ती तौर पर हुआ है, तो वो बर वक्त नहीं पहुंच पाता। ये भी तो एक मैटर है ना। देखिए अगर तो आपकी ये नमनेस या सुन्न होना सिर्फ कुछ देर के लिए है
और ये कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं भी अगर ज़्यादा देर एक पोजीशन पे बैठा रहा हूँ तो मेरा पाँव सुन्न हो जाता है। मैं जब लंबी सर्जरी करके उठूँ तो मुझे भी बाज़ औक़ात महसूस होता है कि कंधों में दर्द हो रहा है, लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है, पोजिशनल होता है। लेकिन अगर ये चीज़ आपकी परसिस्ट करे और आपकी ये चीज़ घंटे से ज़्यादा परसिस्ट करे तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई गड़बड़ है जिसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग हमेशा अलामत के इलाज के पीछे भागते हैं, बीमारी को इन्वेस्टिगेट नहीं करते। सिर में दर्द हो रहा है, पैनाडोल की गोली खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। कमर में दर्द हो रहा है, गोली खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। भाई दर्द हो क्यों रहा है, इसको आप इन्वेस्टिगेट कराएं ना, कि आपको बार बार दर्द क्यों हो रहा है, ताकि आप उसका इलाज कराएं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि वो मरीज जिनका ये वक्त निकल जाता है और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट जाहिर है वो तो लेना है, वो तो जाहिर है यंग एज में भी कुछ लोग पैरालाइज का शिकार हो जाते हैं, उनको फिर ये इलाज लग के करवाने से क्या वो ठीक हो जाते हैं या फिर बस फिर वो फिजियोथेरेपी के साथ ही मामला चलता है? देखें, अब इस स्टेज पे सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। इस स्टेज पे फिजियोथेरेपी से फ़ायदा नहीं होना होता। आप सर्जन के पास आएंगे, जल्दी आएंगे तो रिकवरी आपकी जल्दी होगी, आप देर से आएंगे तो रिकवरी आपकी देर से होगी। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैं इस पे भी अभी आ रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, बट आई हैव टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कि सर्जरी के बाद रिकवरी कितनी होती है। मेरे पास एक जवान पेशेंट को मैंने ऑपरेट किया था और उसकी बहन जो थी मेरी हाउस अफसर रही है जी। उस पेशेंट को मैंने इंजरी के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट किया था और वो जब मेरे पास आया था टोटली पैरालाइज था। उसकी लोअर लिम्स यहाँ से जो निचला धड़ था उसके टांगों में जान कोई नहीं थी। मैंने उसे 12 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट किया था, उसकी स्पाइन को फिक्स किया था, डीकम्प्रेस किया था। उसके बाद उसकी एग्रेसिव किस्म की फिजियोथेरेपी हुई थी और मेरे ही थेरेपिस्ट ने कराई थी। ही वॉज बैक ऑन हिज फीट विद इन 4 months। वो लड़का इंजीनियर है एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन। जबरदस्त। बहुत एक और पेशेंट मैंने ऑपरेट किया था, एक और ये पेशेंट्स का होता है, ये सक्सेस स्टोरीज होती हैं जो लोगों को पता नहीं चलता। उनका भी यही मसला था, ही इज फाइन। अब आपने ये सवाल पूछा है सर्जरी से रिलेटेड, टू सम इट शॉर्ट, आपने जो भी केसेस देखे हैं जो ख़राब हुए देखे हैं ना, वो पूछें कि ऑपरेट कहाँ पे कराया और ऑपरेट से पहले मरीज़ की क्या इंडिकेशन थी, क्या सूरत हाल थी। अगर एक मरीज़ माजूर होकर आता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि ऑपरेशन के बाद मैं उठ के भागने लग जाऊँगा, तो फौरी तौर पे ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। हम इलाज कर रहे हैं, हम जादू नहीं कर रहे। सही। दूसरी चीज़ इस पे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने ऑपरेट कराया कहाँ से है। आप कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मर्सिडीज़ की सवारी से कंपेयर नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल आप उन रिजल्ट्स को आप ये तीसरी चीज़ इस पे ये कि इलाजकार कौन रहा है, क्या वो ट्रेंड स्पाइनल सर्जन है या वो कोई और है। अब जैसे मैं न्यूरो सर्जन हूँ, आई एम लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस स्पाइन, और मैं पिछले 4-5 साल से सिर्फ स्पाइन ऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने ब्रेन की सर्जरी बहुत कम कर दी है क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्पाइन के मरीज जो है वो ख़राब होकर आते हैं। तो मैंने कहा कि ये वो एस्पेक्ट है जिसको मैंने एड्रेस करना है और अल्हम्दुलिल्लाह माई रिजल्ट्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। और बड़ी अच्छी बात आपने खड्डों में बाइक स्लो कर लें, सही पोजीशन में सोएं, और अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि जो कि बेड रेस्ट से या कोई बाम लगाने से 1-2 घंटे में ठीक नहीं हो रही है तो उसको प्रोलॉन्ग मत करें। सही डॉक्टर के पास बर वक्त जाकर अपना इलाज करवाएं ताकि आप उम्र भर की प्रॉब्लम से बचे रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमान अनवर फॉर योर टाइम। अभी नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे। छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में लाने का मिशन है और FBR की तैयार करदा दोस्त ऐप में 1 अप्रैल से अब तक 50 से भी कम ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, जबकि 9 लाख ताजिरों के रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकर्रर किया गया था। तमाम बड़े शहरों में दोस्त ऐप टैक्स ड्राइवर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, रियल स्टेट बिल्डर, डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स रजिस्ट्रेशन से हिचकिचा रहे हैं। FBR हुकाम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने पर ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। ताजरों से टैक्स दुकान की जो सालाना जो है मामलात उन पर रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं ये। इसी पर बात करेंगे सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान से अजमल बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम सलाम। अजमल साहब, क्या वजह है कि आप लोग कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं, कुछ खुश नहीं आप इस दोस्त ऐप से? 9 लाख का हदफ है, 50 लोगों ने मतलब ताजरों ने रजिस्ट्रेशन अभी कराई है जो कि बहुत कम है, क्या वजह है इसकी? देखिए, FBR ने जब SRO जारी किया तो उसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन्होंने खुद भी उसमें लिखा कि अगर किसी को एतराज है इस स्कीम पे तो वो अपना एतराज हफ्ते के अंदर अंदर जमा कराए।
हमने वो एतराज हफ्ते के अंदर जमा करा दिया, लेकिन एफबीआर ने हमें अभी तक हमसे बात नहीं की है। देखें, जब तक स्टेक होल्डर से आप बात नहीं करेंगे, ये जो एफबीआर के साथ 2 स्कीमें, आसान स्कीमें, आज तक जितनी स्कीमें आई हैं सारी फेल हुई हैं, इसलिए कि उन्होंने स्टेक होल्डर को साथ नहीं बिठाया है। आज खुद से ये फैसला कर लेते हैं। अब देखें ना, ये कहते हैं जनाब 1200 रुपया आप दे दें, कभी कहते हैं 1200 साल का दे दें, कभी कहते हैं 1200 महीने का दे दें। भाई आपको जो वो ताजिर जिस पर टैक्स बनता है कि 6 लाख आमदनी नहीं है, वो भी आपको 25 से 30 हजार रुपया साल का। देखिए, इसका मतलब ये अजमल साहब कि आप लोगों को ऐप से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए मुतल्लिका जो भी शख्स है जो कि बैठ के इन इश्यूज पर आपको सुन सकता है या हल निकाल सकता है, आपने कोशिश नहीं की राब्ता करने की? देखिए, हमने जब एतराज जमा करा दिया मेंबर पॉलिसी साहब को, तो उनका काम था कि हमारे से बात करते। हम देखिए, जब तक पूरे पाकिस्तान के ताजर नुमाइंदे इनके साथ नहीं बैठेंगे, हमें एतराज नहीं है। लोगों को रजिस्टर्ड होना चाहिए जो नई नेट में है, लेकिन ये ना हो कि आज इसका नाम ताजर दोस्त स्कीम है, कल ये ताजर दुश्मन बन जाए। एफबीआर का आपको पता है किधर ताजरों का दोस्त होता है, ये तो ताजरों की जेबें खाली करता है, ये तो ताजरों को तबाह करता है। इसलिए तो आज तक एफबीआर की वजह से लोग नेट में आज नहीं आ सके। ये एफबीआर का फेलियर है। मैं तो कहता हूँ एफबीआर के दफ्तर को बंद करके कोई और काम, कोई और तरीका निकाल लेना चाहिए। इतने अरसे से एफबीआर लोगों को नेट में लाने में नाकाम रहा है। हम इन्हें कहते हैं कि बिजली के जो बिल है कमर्शियली, पूरे पाकिस्तान का ताजिर कमर्शियल मीटर होल्डर रखता है, वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट। देखिए अजमल साहब, एक कॉमन सेंस की बात है। जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है या जो फैसला साज है, जिन्होंने आपको लूप में नहीं लिया, बिल्कुल गलत किया। आप स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों को लूप में लेना चाहिए था। लेकिन जब तक आप लोगों की ताउन नहीं होगा, तब तक तो इस काविश का कोई फायदा नहीं है। ये बेसूद जाएगी। तो लिहाजा इसका कोई दरमियान का रास्ता निकलना चाहिए। अगर आपने लिख के गुजारिशात दी हैं, कोई जवाब नहीं आया, तो फिर आप कोशिश करें कोई और रास्ता देखें, या फिर जाहिर है जो मुतल्लिका वजारत है, मिनिस्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश करें कि भाई आप इस बारे में सोचें, हमसे मिले, बात करें। देखिए, अगर ये कहते हैं ये ताजिर दोस्त स्कीम है, तो ये हमसे बात करें ना। हमने तो अपनी बात कर दी। इन्होंने खुद कहा कि किसी को एतराज है तो हमें बताए। हमने एतराज हफ्ते के अंदर जमा करा दिया। बात यह है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब मिफ्ता इस्माइल साहब इसी गवर्नमेंट के में पिछली में एक स्कीम लाए कि 3000 रुपये फिक्स टैक्स होगा, वो 3000 नहीं था, वो 3000 से लेकर लाख रुपया था। और फिर इनको खुद पता चल गया कि हमने गलत किया है, और उस वक्त मौजूद वजीर आजम थे, इन्होंने माजरत की कि ये हमसे गलती हुई है बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स लगाने का। ये हमारे साथ बैठे, हम इनको अच्छा रास्ता देखें। जो लोग नेट में हैं वो भी तो है ना, ये उनके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। नए लोगों को लाने के लिए ये हमारे साथ बैठते नहीं, और रजिस्टर मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। अजमल साहब, कोशिश करें आप लोग कि या तो आप वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करें, या फिर आप शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, या फिर आप जाजेब साहब से किसी तरीके से मुलाकात करें। ये तो कोई तरीका नहीं कि हमने लिख कर दे दिया अपने एतराज़ात, उनको चाहिए हमें बुलाएं, हम क्यों जाएं। आप लोग कोशिश तो करें। जाहिर है वो उनके पास भी कुछ चारा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर जुर्माने आयद होना शुरू हो जाए, वो फिर आप लोगों को अलग उस पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि जी बगैर सुने जुर्माने आयद करने शुरू कर दिए। कमिश्नर, देखिए कमिश्नर लेवल पे पूरे पाकिस्तान में मीटिंगें हुई हैं। हमने उन्हें यही कहा कि जो पॉलिसी साथ है उनके साथ हमें बिठाए, वो हमारे साथ मीटिंग करें। अब जबरदस्ती तो हम एफबीआर में दाखिल नहीं हो सकते है ना। हम एफबीआर के बाहर मुजाहरा तो कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती मीटिंग के लिए दाखिल नहीं हो सकते जब तक कोई हमारे साथ मीटिंग बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आती, ताजिर दोस्त स्कीम है और कोई जिम्मेदार बैठने के लिए तैयार नहीं है। भाई हमने खुदा आपका गिला बिल्कुल जायज है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जो मैकेनिज्म आप लोगों के सामने आया है ये टैक्स वसूली का, वो क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि अगर आप लोगों के एतराज़ात हैं तो वो किस किस्म के हैं। देखिए, हमें कहा गया ये साल का टैक्स है, ये 1200 रुपए जमा कराने होंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सही बताइए। हेलो जी, सुन रही हूँ मैं। जी बात कीजिए अजमल साहब, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने इनसे कहा कि भाई ये 1200 रुपए जो आप लेना चाह रहे हैं, एडवांस टैक्स लेना चाह रहे हैं, बिजली के बिलों में फिक्स एडवांस टैक्स हर ताजिर जो कमर्शियल मीटर रखता है वो आपको अदा कर रहा है, लेकिन आप फिर से क्यों लेना चाह रहे हैं? हम जो एतराज हमारा है
उसको ये दूर करें, हमारे साथ बैठे। ये इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन कोई मसला नहीं है। देखें, हम लोग अगर नेट में हैं तो बाकी जो नहीं है उनको आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी उनकी है, जो जिम्मेदार है वो बात तो करे ना। हमने खुदा ना खासा जब एक ताजर दो स्कीम लाते हैं तो फिर दोस्ती निभाएं। अव्वल तो इन्होंने नंबर ही इसका 420 रखा SRO का कि ये जो दोस्त ताजर स्कीम है। हमें हंसी आई पूरे मुल्क में ताजरों को, इसका नंबर 420 कहाँ से ढूंढ लिया ताजर दोस्त स्कीम का। चले उसको छोड़ दें। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, संजीदगी से ले, हमारे साथ बैठे, हम इंशाल्लाह वो रास्ता निकालेंगे। देखें, जब टैक्स में किसी को लाना है तो डरता है, ताजर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको FBR के लोग ही कहते हैं कि इसमें ना आना वरना मारे जाओगे, इनसे पैसे ले लेते हैं। जब ये करना बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है, ग्रे इकोनॉमी जो है उसका खात्मा जरूरी है, छोटे बड़े हर तरह के ताजिर की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन ये सारे मामलात सूदमंद या फिर इसके सम्राट तभी नजर आएंगे जब सब कोऑर्डिनेशन के साथ एक पेज पर मौजूद होंगे। अगर आप अपनी जगह पर अपने एतराजात के साथ मौजूद रहेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो मसला तो हल होने वाला नहीं है। FBR से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है वो बिल्कुल सही है। अमल तो चाहिए तुमको। ये स्कीम लाते वक्त हमारे साथ बैठते, लाने से पहले ही हो सकता है ये अच्छा रास्ता इनको दे देते, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है, कोई बैठने तैयार क्यों नहीं है। बिल्कुल, देखिए जी, हम इस प्लेटफॉर्म से ये बात आपकी जो है वो सुन भी रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा भी रहे हैं और बाब इख्तियार तक भी जा रही है। लाजमी तौर पर आपको बिठा के आपसे बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अजमल साहब, आपका मैसेज आ गया है, आगे भी चला गया होगा, तो देखते हैं कि आप लोगों को कब वो बिठाते हैं और एक कमरे में बैठकर इस मसले का हल निकलता है। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कॉमेडी के बेताज बादशाह की, जो कि उमर शरीफ है अनडाउटेडली, जिनका आज 69वां यौम पैदाइश है। कॉमेडी किंग ने उर्दू ज़बान पर मबनी ख़ास मिजाज के ड्रामों और लहजे को फ़रोग दिया। उमर शरीफ सिर्फ अदाकारी नहीं, मेज़बान भी थे, फिल्मसाज भी थे, हिदायतकार भी थे, शायर भी थे, मौसीक़ार भी थे, मुसन्निफ़ भी थे। तो लेजेंडरी फ़नकार ने कई दिहाइयों तक बरसग़ीर समेत दुनिया के करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी है। अब हम कुछ बात करते हैं उर्दू ज़बान के मुमताज़ ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज की, जिनकी 54वीं बरसी आज है। उनके लिखे हुए ड्रामे अनारकली को मुल्क गिर शोहरत हासिल हुई। उन्होंने लातादाद ड्रामे, मज़ाहिया जो स्क्रिप्ट से वो लिखे, तनकीदी मज़ामीन भी लिखे, रेडियो के लिए 2 दर्जन से ज़ायद और 13 फिल्मों की कहानियाँ तहरीर की हैं। 1970 में लाहौर में नामालूम अफराद ने उन्हें घर में कत्ल कर दिया था। तो आज ये उनकी बरसी के मौके पर हमने कुछ उनकी बात की है। अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में उनको जगह अता फरमाए। अभी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। होप सो आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह पीर के रोज़ मिलेंगे, तब तक के अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।